हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज मैं लेकर के आया हूँ लेक्चर नंबर 4 सोशियोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टर्म्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं किसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक है, डन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे आज की जो पहली टर्म है वो कौन सी है, थियोक्रेटिक सोसाइटी, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगस्त कॉमेट ने ह्यूमन स्टेज डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, जिसमें 3 स्टेजेस बताई, उसमें से जो फर्स्ट स्टेज थी वो कौन सी थी, थियोक्रेटिक स्टेज ही तो थी, यानी कि थियोक्रेटिक सोसाइटी थी। ओके, थियोक्रेटिक सोसाइटी में होता क्या है हम वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक या एक से ज़्यादा भगवानों को उस वक्त लोग मानते थे कि हाँ भाई, ये वाले भगवान का रोल ये है, इस भगवान का रोल ये है। अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ भगवान वो उन्होंने एज अ सुप्रीम पावर माने थे। क्लियर। आज के टाइम पर भी अगर हमें बात करूं तो बड़ी सारी कंट्रीज हैं जो थियोक्रेटिक सोसाइटी में आती हैं, जिसमें कौन सा है, वेटिकन सिटी है, ईरान, सऊदी अरब, सो ऑन, नीचे दे के रखी हैं। आपने इनको क्या करना है, याद करना है। क्लियर, इनको मेमोराइज करना है। क्लियर बात है। अच्छा जी, ठीक है, डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकुलर। कौन सी, सेकुलर सोसाइटी। अब सेकुलर वर्ड से आप क्या समझते हैं? सेकुलर वर्ड का मतलब होता है जो ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन अफेयर्स को है ना ध्यान में रखता है, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, जो क्या है, न्यूट्रल रहता है ना। हर एक धर्म को क्या करता है, मानता भी, ऐसा नहीं कि नहीं मानता, मानता है हर एक धर्म को, किसी को भी फेवर नहीं करता, वो हमारा सेकुलरिज्म में आता है। सेकुलरिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ सीकिंग ह्यूमन कंडक्ट अफेयर्स based on naturalistic consideration अनइन्वॉल्व इन विद रिलीजन्स। ठीक है, जो रिलीजन से इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पर इनमें भी बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं भाई? यहाँ पर हमारे पास कंट्रीज आती हैं, यूनाइटेड स्टेट, ओके, फ्रांस आ गया, उसके बाद हमारे पास टर्की, इंडिया आ गया, है ना। तो ये कौन सी है, ये सेकुलर सोसाइटी की कंट्रीज हैं। क्लियर है। आगे भी है, साउथ कोरिया हो गया, मैक्सिको हो गया। तो आप इनको एक बार क्या कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, इनको अलग से लिख लेना, और लिख करके इसको क्या करना है, याद करना है। सेकुलर सोसाइटी में ये कंट्रीज आती हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास थियोक्रेटिक में ये आती हैं, तो आपने इनको याद करना है। ओके, आगे बात करें। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, अथॉरिटेटिव सोसाइटी। अथॉरिटेटिव सोसाइटी कौन सी होती है भाई? अथॉरिटेटिव सोसाइटी होती है जिसमें एब्सोलूट पावर इज हेल्ड बाय द रूलर, जहां पर पूरी की पूरी जो पावर है किसी एक के पास होती है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, है ना, चाहे वो कुछ भी हो, कोई राजा हो, उसके पास होती है, उसे हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव सोसाइटी। क्लियर। जिसमें इंक्लूड क्या होता है, एक मोनार्ची होती है, मोनार्ची यानी कि एक इंसान होता है या फिर एक बादशाह होता है जो पूरी की पूरी सुप्रीम पावर को रखता है, और सारा अगर उसने बोल दिया ये होगा तो वही वहाँ पर होगा। क्लियर बात है, कंफर्म। उसे बोलते हैं अथॉरिटेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है भाई? डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है जहाँ पे डिसीजंस दैट शेप द लाइव्स, यानी कि कोई भी सिटीजन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और डिसीजंस लिए जाते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, वो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहलाती है। नेक्स्ट आगे बात करें, फ्यूडल सोसाइटी। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है भाई? एक राजा है, राजा ने क्या किया, राजा ने जो है वो पावर दी अपने किसको, नोबल्स को, ठीक है, और उन्होंने फाइनली जो पावर दी किसको दी, नाइट्स को पावर दी, यानी कि जो भी उनके सिपाही थे उनको दी, और उन सिपाहियों से क्या मिला, आगे जाकर के किसानों को जाकर पावर मिली, मतलब ज़मीन मिली इन द सेंस। सारी ज़मीन राजा की होती थी, राजा शिफ्ट करता था अपने जो है कर्मचारी को, कर्मचारी आगे जो देते थे किसको देते थे, सिपाहियों को देते थे, और सिपाहियों के थ्रू वो ज़मीन जाती थी किसके पास, लोगों के पास जाती थी, किसानों के पास, और किसान खेती बाड़ी करते थे, और खेती बाड़ी से क्या होता था, जो भी फसल उगती थी उसका मैक्सिमम पार्ट किसको दिया जाता था, राजा को दिया जाता था, यानी कि शिफ्ट बाय शिफ्ट ऊपर मिलता था। क्लियर है। तो ये हमने फ्यूडल सोसाइटी ऑलरेडी हमने पढ़ा, एक बार आप देख लीजिएगा लेक्चर नंबर जो लास्ट हमने पढ़ा उसमें मैंने सारा डिस्कस किया है। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ये जितनी भी ये अपने पास जो लैंड होल्डिंग थी ना, लैंड होल्डिंग, उस वक्त जो लैंड को अपने पास रखते थे उसे हम क्या बोलते थे, उसके हम बोलते थे फिफडम बोलते थे या फिफ बोलते थे। ठीक है। तो ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस टाइम पे जो लैंड होल्डिंग होती थी उसे हम इन शब्द से बुलाते थे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अपने पास कौन सी है, ओलिगरेटिक सोसाइटी। ठीक है, ओलिगरेटिक सोसाइटी। अब इस सोसाइटी में बात करें तो क्या होता है, जो भी पावर है, पावर जो है स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स के पास होती है,
किसके, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स के पास होती है। किसी भी सोसाइटी में अगर ऐसा दिखे तो वो कौन सी सोसाइटी कहलाती है भाई, वो ओलिगोरेचिक सोसाइटी कहलाती है। क्लियर। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी है भाई, हमारे पास यूक्रेन आ गया, चाइना आ गया, यूनाइटेड स्टेट, रशिया आ गया, ईरान आ गया, है ना, नॉर्थ कोरिया आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, सो ऑन। नीचे दे के रखा है, आपने इनको भी अलग से लिख करके याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास तो अपने पास है टोटलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे बात करें ये कौन सी सोसाइटी होती है भाई, ये वो सोसाइटी होती है जिसमें किसी तरीके की कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं होती। यानी कि किसी ने भी अगर गवर्नमेंट बनाई तो उस गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं है, कोई उसे अपोज ही नहीं कर सकता। वो कौन सी हेड के अंदर आती है, उसे हम बोलते हैं टोटलिटेरियन सोसाइटी बोलते हैं। कंफर्म। जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आज के टाइम पर, आज के टाइम पर जो कंट्रीज हैं कौन सी है हमारे पास, नॉर्थ कोरिया हो गया, तुर्किस्तान हो गया, अफगानिस्तान, सो ऑन, है ना। तो इनको भी आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करूं मैं, अपने पास कौन सी, अथॉरिटेरियन सोसाइटी। अथॉरिटेरियन सोसाइटी में क्या होता है, जहां पे हम रिजेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, क्या रिजेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, और पॉलिटिकल पोलैरिटी को भी क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। जैसे कौन सी वाली कंट्रीज आ गई भाई हमारे पास, हांगकांग हो गया, है ना, म्यांमार, साउथ कोरिया, थाईलैंड हो गया, ये कौन सी वाली सोसाइटी के अंदर आती है, अथॉरिटेरियन सोसाइटी के अंदर। ओके ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आती है ओप्रेसिव सोसाइटी। अब ओप्रेसिव सोसाइटी क्या होती है भाई, ओप्रेसिव सोसाइटी का मतलब है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक्सरसाइज पावर ओवर, यहाँ पे देखना बोल रहा है व्हेन अ सिंगल ग्रुप इन सोसाइटी, जब कोई एक सिंगल ग्रुप सोसाइटी का अनजस्टली टेक एडवांटेजेस ऑफ, जब कोई एक सिंगल ग्रुप फायदा लेता है उस पावर का, वो किस में जाता है, ओप्रेसिव सोसाइटी में जाता है। ठीक है, क्लियर, ओके जी, डन। उसके बाद आ गया हमारे पास कम्युनलिज्म सोसाइटी। कम्युनलिज्म सोसाइटी में क्या होता है भाई, कम्युनिस्ट सोसाइटी। अच्छा, कम्युनिस्ट सोसाइटी से याद आया, आपने एक चीज तो हिस्ट्री में पढ़ी होगी, यूएसएसआर और यूएस के बीच में, है ना। जब हमारी कोल्ड वर्ल्ड वार हुई तो क्या हुआ, दो सुपर पावर्स निकल के आई थी, यूएसएसआर और यूएस। यूएस हमारी कौन सी थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्रिएट की यूएस ने, कि भाई हर एक बंदा क्या बनेगा, हर एक बंदा अपनी जो है ऑनरशिप रखेगा, अपनी मेहनत से अपनी जमीन बनाओ, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, जितना कमाना चाहते हो उतना कमाओ। और यूएसएसआर कौन सी लेकर के आई थी, यूएसएसआर लेकर के आई थी कम्युनिज्म लेकर के आई थी, यानी कि सब कुछ हम देंगे। क्लियर है, किसी को कुछ भी, बस आप लोगों ने काम करना है, जितनी प्रोडक्शन होगी कुछ भी होगा उस पे जो है कॉमन ऑनरशिप रहेगी। क्लियर, किसी का भी इंडिविजुअल हक उस पे नहीं रहेगा। कंफर्म बात है, तो ये लेकर के आए थे। ओके ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पर आ गया हमारे पास कौन सा वाला, कम्युनलिज्म सोसाइटी। कम्युनलिज्म सोसाइटी में क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन ऑनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जहां पे कॉमन ऑनरशिप होती है मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसका मालिकाना हक होगा, सभी का हक होगा उस पे। जिसमें कौन सी है, चाइना है हमारे पास आज के टाइम पर, है ना, वियतनाम आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया, ये सारी कंट्रीज। अगेन से आपने क्या करना है, इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास है इगलिटेरियन सोसाइटी। अब ये कौन सी सोसाइटी आती है, ये वो सोसाइटी है बेटा जिसमें इक्वालिटी है, जिसमें रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर नहीं देखा जाता, ये लड़की है ये लड़का है, कोई भेदभाव नहीं है, रिलीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल, सभी को एक समान माना जाता है। वो तो इगलिटेरियन सोसाइटी की जो एग्जाम्पल है, जो कुंग पीपल हैं, कहाँ के, अफ्रीका के। क्लियर है, ये जितने भी लोग हैं ये क्या है, इक्वालिटी बेसिस पे हैं, तो याद रखना कौन से, कुंग पीपल एग्जाम्पल है इसकी। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं जेमिन शॉफर्ड और जेसल शॉफर्ड के बारे में। जेमिन शॉफर्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कम्युनिटी, और जेसल शॉफर्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सोसाइटी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये दो शब्दों का मतलब ध्यान में रखना। जेम इन शॉफर्ड का मतलब है कम्युनिटी, और जेसल शॉफर्ड का मतलब है अपने पास सोसाइटी। क्लियर, ओके ठीक है, डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने पास एक और टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाली है। कोई भी चीज़ जो ब्रेक डाउन करती है मॉरल वैल्यूज़ को, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनोमी।
ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करें तो अपने पास आ गया कल्चर रिलेटिविज्म। कल्चर रिलेटिविज्म क्या होता है भाई? कल्चर रिलेटिविज्म होता है जब लोग, है ना, ऑन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज राइट, जब लोग अपने स्टैंडर्ड के बेसिस पे नहीं, नॉट, यानी कि खुद ब खुद चीज़ों को जज नहीं कर पाते, है ना, व्हाट इज़ राइट, क्या सही है क्या गलत है, जब वो नहीं जज कर पाते तो उसे हम बोलते हैं कल्चर रिलेटिविज्म। यानी कि दूसरे के वजह से ये हाँ सही और गलत का पता कर रहे हैं, खुद आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। कल्चर डिफ्यूजन। कल्चर डिफ्यूजन क्या होता है भाई? कल्चर डिफ्यूजन होता है जब कोई एक कल्चर मर्ज कर जाता है और बट जाता है, स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं कल्चर डिफ्यूजन। हो गया कंफर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? कल्चर इंटीग्रेशन। अब कल्चर इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हेन पीपल फ्रॉम वन कल्चर अडॉप्ट द एसेंस ऑफ अदर कल्चर, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग देयर ऑन कल्चर। जब अपना कल्चर जो है वो तो लोगों ने रखा ही है, उसके अलावा किसी और कल्चर को भी कोई अच्छी चीज़ें उस दूसरे कल्चर की भी अडॉप्ट कर ली हैं, तो उसे हम बोलते हैं कल्चर इंटीग्रेशन। हो गई है, क्या हो गई? इंटीग्रेशन हो गई। यानी हम अपने दिन त्योहार तो मना रहे हैं, अपने दिन त्योहार मनाने के साथ साथ हम किसी और धर्म के भी दिन त्योहार मना रहे हैं, तो हम क्या कर चुके हैं? कल्चर इंटीग्रेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट आया हमारे पास कल्चर ट्रांसमिशन। कल्चर ट्रांसमिशन क्या होता है? कल्चर ट्रांसमिशन होता है भाई जब हमारे पास जो पीपल हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर जो अपने पास क्या है, एनिमल्स हैं विद इन अ सोसाइटी या फिर कल्चर, टेंड टू लर्न एंड पास ऑन इंफॉर्मेशन। जब ये कल्चर की इंफॉर्मेशन एक कल्चर से, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाने लग पड़े, यानी कि अपने पास इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने लग पड़े, तो हम बोलते हैं क्या हो रहा है? कल्चर ट्रांसमिशन हो रही है। कंफर्म है? क्लियर? एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में क्या हो रही है? कल्चर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। कल्चर असेमिलेशन। कल्चर असेमिलेशन मतलब क्या हो गया? मिक्स हो गया भाई। जो सोसाइटी के माइनॉरिटी ग्रुप्स थी, माइनॉरिटी मतलब कि जो छोटे लोग थे, छोटे लोग इन द सेंस जो नंबर ऑफ पीपल कम लोग थे, जो कम लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने असेमिलेट कर दिया वैल्यूज किसकी भाई? जो मेजर ग्रुप्स थे, है ना, जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, छोटे छोटे ग्रुप्स मिनॉरिटी ग्रुप्स थे, कम टू रिसेंबल सोसाइटी मेजॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ असेमिलेशन। जब कभी क्या होता है, कोई भी छोटे नंबर ऑफ पीपल्स, यानी 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, वो किसी 10 लोगों या 50 लोगों के बीच में रहते हैं, तो होगा क्या? जो 50 लोगों का रहना सहना खाना पीना जिस तरीके का भी है, उसी तरीके से वो 50 लोगों का रहना सहना खाना पीना बाय डिफ़ॉल्ट 2 या 3 लोग जो हैं वो अडॉप्ट कर लेंगे और उस तरीके से रहना शुरू कर देंगे। उसे हम बोलते हैं कल्चर क्या हो गया? असेमिलेशन हो गया। कंफर्म बात? इतनी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म में हम स्टडी करेंगे कल्चर प्लुरलिज्म क्या होता है। कल्चर प्लुरलिज्म होता है जब कोई एक स्मॉल ग्रुप विद इन अ लार्ज सोसाइटी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल में रहते हुए भी अगर एक स्मॉल ग्रुप अपनी एक यूनिक कल्चर, यानी अपने कल्चर को ही मेंटेन करके रखता है, दूसरे कल्चर के साथ मिक्स नहीं होता, असेमिलेट नहीं करता, तो हम उसे करते हैं कल्चर प्लुरलिज्म बोलते हैं। क्लियर? आगे आ गया जी कल्चर इंपीरियलिज्म। कल्चर इंपीरियलिज्म क्या होता है? नेक्स्ट हम देखेंगे कल्चर इंपीरियलिज्म के। तो कल्चर इंपीरियलिज्म होता है, ओहो हो, हम्म, चलिए, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्या? कल्चर इंपीरियलिज्म। कल्चर इंपीरियलिज्म क्या होता है? कल्चर इंपीरियलिज्म का मतलब, यानी कि जो मेरा कल्चर है, लेट्स सपोज मैं अपना कल्चर क्या करूं, किसी और के ऊपर इम्पोज कर दूं कि हाँ भाई तुम इस चीज़ को मानना शुरू कर दो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। क्लियर? ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? कल्चर इंपीरियलिज्म। यानी जब एक कम्युनिटी अपना कल्चर क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, इम्पोज कर देती है, किस पे? ऑन वे ऑफ इनटू अनदर कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं क्या हो गया? कल्चर इंपीरियलिज्म हो गया। क्लियर बात? अच्छा जी, डन। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एवेंकुलेट के बारे में। अब ये क्या होता है भाई? जब एक स्पेशल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, किसमें?
ब्रदर में, सिस्टर में, है ना, अंकल में, बच्चों के अंदर जब एक स्पेशल रिलेशन बनता है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या हो गया भाई, कल्चर अवेंकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कोविड के बारे में। अब ये कोविड क्या होता है, जब हमारा रिचुअल बिहेवियर मायने रखता है, अंडरटेक किया जाता है, जब एक मैन डूरिंग और अराउंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जब कोई एक बच्चा होता है, पैदा होता है बच्चा, उस ड्यूरेशन में जो बिहेवियर आता है किसका, एक इंसान का, है ना, उसकी खुशी, उसका गम, जो कुछ भी है इन द सेंस, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोविड। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोमी। टेक्नोमी में क्या होता है, टेक्नोमी में कोई भी इंसान को जब उसके पेरेंट्स का रेफरेंस लेकर के बुलाया जाता है ना, जैसे वो देखो शाम का लड़का जा रहा है ना, राम के लड़के इधर आ बात सुन, क्लियर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेक्नोमी बोलते हैं। नेक्स्ट हमें जो जानना है वो है ट्राइब्स के बारे में। अब ट्राइब्स क्या है, ट्राइब्स वो कम्युनिटी आ गई, वो लोग आ गए जो कहाँ पे रहते हैं भाई, जंगलों में रहते हैं, अपना रहना सहना वहीं से जो है पूरा जंगलों से ही अपना पालन पोषण करते हैं। तो ट्राइब्स जो हैं आज के टाइम पर उनको किन किन नामों से बुलाया जाता है, अलग अलग जगह पे ये ट्राइब्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं भील्स, हम बोलते हैं मुंडा, ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं क्या, कैशी, गारो, ठीक है, उसके बाद चिंचू, अलग अलग नाम हैं इनके, क्लियर बात है। तो यहाँ पर इन नामों से बुलाया जाता है। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बात आप मेरी याद रख लो, क्या, रिलेशनशिप स्टेट और गवर्नमेंट का दिया था लोकी ने, किसने दिया था, लोकी ने, और मासी ने वेलकम किया। अंडरस्टैंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिलेशनशिप किसका, स्टेट और गवर्नमेंट का दिया लोकी ने, और मासी ने वेलकम किया, मासी ने वेलकम दिया, मतलब जब मेरे घर कोई भी गेस्ट आता है तो मेरी मासी बहुत अच्छे से उसका वेलकम करती है। अब ये वर्ड मासी मैंने खुद यूज़ किया है, अदरवाइज ये मासी नहीं है, ये कौन है, ये एक ऑथर है जिसने एक डेफिनेशन दी, जिसने डेफिनेशन दी किसके बारे में, वेलकम ऑफ गेस्ट के बारे में, तो याद रख लेना कौन है, मासी। और लोकी भी एक ऑथर है जिसने डेफिनेशन दी है किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में बताया है, क्लियर बात, ओके जी, डन। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, आपने क्या करना है, इन एमसीक्यूज को वन बाय वन पॉज करके आपने इसको देखना है, और इसके आंसर्स आपने जो है वो ढूंढने हैं, और आंसर्स आपने खुद अपने बेसिस पे ढूंढने हैं। मैंने सारा आपको लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में इसमें पढ़ाया है, क्लियर। तो आपने इन सभी के आंसर्स ढूंढने हैं, और ढूंढने के बाद आपने क्या करना है भाई, इन आंसर्स को ढूंढने के बाद आपने मुझे सेंड करने हैं भाई, कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, क्लियर। और वहाँ से अगर नहीं भी करना चाहते सेंड, तो आपको मैं वहाँ पर क्या देने वाला हूँ, वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा, यानी कि वहाँ पे मैं डाल दूंगा इसके जो आंसर की है, तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना आपके कितने सही और कितने गलत। अगर आपने लास्ट के दो मेरे पास लेक्चर सुने, और उससे पहले के भी जो लेक्चर सुने, उसके एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं, और जितने और एमसीक्यूज़ मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट हैं, क्लियर, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो वहाँ से जाकर के आपने गो थ्रू करना है और उन चीज़ों को स्टडी करना है। तो ये अपने पास कितने हैं, 70 एमसीक्यूज़ हैं, कितने, 70 एमसीक्यूज़। इसको अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ भाई स्क्रॉल की स्पीड ज़्यादा है और बीच में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। अब आप बड़े हो चुके हो, अपने बेसिस पे स्पेलिंग मिस्टेक कोई हो जाती है तो उसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्लियर। तो वन बाय वन इसको देखते जाइए पॉज कर करके, और यहाँ पर जितने भी आंसर्स होते हैं उन आंसर्स का क्या, जो भी आता है वो क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं आंसर की डाल दूंगा, क्लियर। चलिए शाबाश, जितना भी हमने पढ़ा पूरा स्टडी करना। 70, 28 हो गए, दैट इज अवर 29। नेक्स्ट हमारा 30 MCQ, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, next is 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, नीचे हैं इसके ऑप्शंस, हाँ, 55, 56, हाँ 55, 55, ये वेलकम गेस्ट कौन? मासी, भूलना नहीं। हाँ नाम कुछ हो रहा है, मैं मासी बोल रहा हूँ। 56, 57, 58, 59, और याद रख लेना क्या करना है, इससे पहले का जो लेक्चर था ऑथर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको आप एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा क्योंकि बड़े सारे एमसीक्यू उसके भी हैं। क्लियर है? लास्ट जो पढ़ाया था, जो आज पढ़ाया टर्म्स, दोनों के एमसीक्यू कंबाइन करके मैंने डाले हैं। 64, 65, नेक्स्ट वन इज 66, 66, 67, 68, 69 एंड लास्ट वन इज 70। ठीक है, अच्छे से इन चीज़ों को कर लीजिएगा और जितने भी आपके पास जो भी हो उसको क्रॉस चेक कर लेना, टेलीग्राम पे जा कर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आंसर की डाल दूंगा और जा कर के क्रॉस चेक करिए और अपना लेवल पहचानिए, कितना आपको समझ में आया कितना नहीं आया। और अगर आपके मैक्सिमम गलत निकलते हैं इसका मतलब कि ये लेक्चर फिर से सुनने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि लेक्चर के बाहर मैंने कुछ भी नहीं डाला, जो एमसीक्यूज़ हैं वो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं। और इसके अलावा भी जो एमसीक्यू हैं वो टाइम टू टाइम मैं टेलीग्राम पे डालते रहूँगा, तो फॉलो करिए टेलीग्राम को जा करके। तो इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।